friends, today's our topic is Sons and Lovers Part 2. In Part 1, I have already discussed about the author and his age. In Part 2, I am going to tell you about the summary of the novel. But before telling you, I would like to tell you about the basis of the novel. किस ग्राउंड पर इस नॉवल को लॉरेंस ने लिखा है? तो ग्राउंड है एडिपल कॉम्प्लेक्स. एडिपल कॉम्प्लेक्स को सिगमंड फ्राइड ने साइकोसेक्सुअल स्टेजेस की थर्ड स्टेज फैलोसेंट्रिक में इंट्रोड्यूस किया था इस टर्म को. साइकोसेक्सुअल स्टेजेस को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है सिगमंड फ्राइड ने. ये थर्ड स्टेज में होता है. इस कॉम्प्लेक्स में मेल चाइल्ड अपनी मदर की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होता है. इट हैपन्स अराउंड द एज ऑफ 4 to 6, means duration is 4 to 6. The male child just wants to remove his father. He thinks that his father is an obstacle between him and his mother. And Freud said that his urges are related to sexual instinct. But with the passage of time, the male child understands that he will take the place of his father in future. He starts copying his father, like his attitude, his way of talking, his dominant behavior, his cultural characteristics, etc. So with the passage of time it resolves, but in some cases it does not resolve. So what happen? क्या होता है ऐसे बच्चों के साथ जिनको ये प्रॉब्लम होती है? वो एक्चुअली यू कैन से कि उन्हें कुछ साइकोसिस प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. वो फीमेल्स को पसंद नहीं करते हैं. हेट्रेड हो सकती है और उनकी तरफ अटैचमेंट नहीं होता है. दे यूज टू क्रिटिसाइज फीमेल्स अ लॉट, और यू कैन से दे आर नॉट एबल टू मेक गुड रिलेशंस विद अदर सेक्स. सो दिस इज द थिंग दैट हैपन्स इफ इट इज़ नॉट रिजॉल्व प्रॉपरली एट द एज ऑफ 4 to 6. सिगमंड फ्राइड ने ऐसा कहा था. तो जो ये नॉवल है यह कम्प्लीटली इसी बात पर बेस्ड है, एडिपल कॉम्प्लेक्स पे, जहाँ पर मदर अपने सन से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है और वो उसे उसकी नॉर्मल लाइफ को लीड करने के लिए हमेशा एक ऑब्स्टिकल की तरह सामने आती हैं. मिसेस मॉरल, गर्ट्रूड मॉरल. अगर आप गर्ट्रूड कैरेक्टर को याद करेंगे तो आप देखेंगे कि हैमलेट में भी, शेक्सपियर का ड्रामा है हैमलेट, बहुत फेमस ट्रेजेडी है उनकी, उसमें भी उन्होंने मदर का, जो हैमलेट की मदर है, वो प्रिंस हैमलेट की मदर का नाम भी गर्ट्रूड ही है. तो एक सिमिलैरिटी मिलती है. और हैमलेट भी एडिपस कॉम्प्लेक्स पर लिखा गया है, ऑल्दो उस वक्त सिगमंड फ्राइड नहीं आए थे, और लेकिन फिर भी अट्रैक्शन जो प्रिंस हैमलेट का था वो अपनी मदर का था. और ऐसा कहा जाता है कि इसी वजह से प्रिंस हैमलेट क्लॉडियस को मार नहीं पा रहा था, उसका मर्डर नहीं कर पा रहा था. और पूरी नॉवल इसी पर बेस है, पूरा ड्रामा इसी पर बेस है. और ये नॉवल भी इसी पर बेस है, इसी एडिपल कॉम्प्लेक्स पर बेस है, जो रिजॉल्व नहीं हुआ क्योंकि मदर भी नहीं चाहती थी, मदर ने अपना रोल प्ले नहीं किया. चलिए समरी स्टार्ट करते हैं. नॉवल स्टार्ट होती है मिसेस मॉरल, गर्ट्रूड मॉरल और मिस्टर मॉरल के साथ में. उनकी रूटीन लाइफ, डेली लाइफ को दिखा रहे हैं नॉवलिस्ट कि दे फॉट अ लॉट, बहुत क्वेरलसम कपल है, हमेशा झगड़ते रहते हैं. दे आर वेरी पुअर. हस्बैंड माइन में काम करता है, वाइफ थोड़ी सी इंटेलेक्चुअल है, एजुकेटेड है, हस्बैंड इलिटरेट है. लेकिन दोनों की लव मैरिज है. लव मैरिज होने के कारण पहले तो उनमें बहुत रोमांस रहा, और ये जो लव था उसका बेस था फिज़िकल अट्रैक्शन. नेचुरली फिज़िकल अट्रैक्शन डिमिनिसेस विद द पैसेज ऑफ टाइम. जब वो अट्रैक्शन ख़त्म हो जाता है तो झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं, और यही मिसेस मॉरल और मिस्टर मॉरल के साथ में हो रहा था. दोनों आपस में बहुत झगड़ते थे. फैमिली में एक हमेशा झगड़े का माहौल रहता था. बच्चे भी उसी को देखकर बड़े हो रहे थे. एंड एक्चुअली द सेम थिंग हैपन्स इन लॉरेंस लाइफ एज वेल. उनकी अपनी पर्सनल लाइफ में भी ऐसा ही हुआ था. उनके फादर एक माइनर थे और उनकी मदर टीचर थी. मदर का लेवल थोड़ा हाई था, फादर समझते नहीं थे. उनकी भी लव मैरिज थी. तो लॉरेंस ने, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इट इज़ हाईली ऑटोबायोग्राफिकल नावल, तो यहाँ पे ये एक्चुअली लॉरेंस की ही लाइफ को दिखा रहे कि लॉरेंस की मदर भी बहुत ही ज़्यादा अपने बच्चों पर कमांड रखती थी, और शी यूज़ टू टेल देम
what they should do and what they should not do. मिस्टर और मिसेस मॉरल के झगड़े में मिस्टर मॉरल तो ड्रिंक करना स्टार्ट कर देते हैं, बिल्कुल सेपरेट हो जाती हैं उनकी लाइफ, और मिसेस मॉरल क्या करती हैं, वो अपने बच्चों, जो उनका बड़ा बेटा है विलियम, उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देने लगती हैं, उसमें ही अपनी सारी खुशियाँ ढूंढने लगती हैं, जो बहुत नेचुरल है, मदर्स ऐसा अक्सर करती हैं। फिर अचानक से जब नॉवल स्टार्ट होती है तो मिसेस मॉरल वॉज एक्सपेक्टिंग हर थर्ड चाइल्ड, और बिकॉज ऑफ हर पुअर कंडीशन शी डज नॉट वांट टू हैव दिस चाइल्ड, बट प्रकृति को कुछ और मंजूर है, और उसके बाद में 2 बेटे होते हैं। पॉल, थर्ड सन इज़ पॉल एंड फोर्थ सन इज़ अर्थर, फर्स्ट सन इज़ विलियम। विलियम से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है मिसेस मॉरल, क्योंकि हस्बैंड से उनके रिलेशंस बहुत ख़राब हैं, हस्बैंड ड्रंकर्ड है, इंटेलेक्चुअल लेवल में भी बहुत डिफरेंस है, तो वो अपने बच्चों से ही ज़्यादा अटैच होती जाती हैं, और विलियम से स्पेशली बहुत ज़्यादा है। विलियम भी अपनी मदर को बहुत डिफेंड करता है, जब उसके फादर उसको ड्रिंक करने के बाद मारते हैं, मीन्स उनकी मदर को मारते हैं, अपनी वाइफ को मारते हैं, तो विलियम बहुत डिफेंड करता है। जब विलियम थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो वो नॉटिंघमशायर को छोड़ करके लंदन चला जाता है और वहाँ पे जॉब करने लगता है। इधर मिसेस मॉरल विलियम के जाने के बाद से बहुत अकेली हो जाती हैं, उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है, और मिस्टर मॉरल बीमार पड़ जाते हैं, वो उनका पूरा ख्याल रखती हैं, पर उनको अटैचमेंट नहीं है, बट शी डज़ हर ऑल ड्यूटीज़ वेरी प्रॉपरली, जिससे कि मिस्टर मॉरल ठीक हो जाते हैं। वहाँ पर उन्हें लंदन में पता चलता है कि विलियम को कोई डिज़ीज़ हो गई है, और उस डिज़ीज़ की वजह से विलियम की डेथ हो जाती है। अब मिसेस मॉरल बहुत बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं, बिकॉज शी वॉज़ वेरी वेरी अटैच्ड टू विलियम। अब क्या किया जाए, अब उनके पास कुछ है नहीं, वो पूरे टाइम रोती रहती हैं, अपने बच्चों पर भी ध्यान नहीं देती, अपने घर पर भी ध्यान नहीं दे पाती हैं। इससे पॉल बीमार पड़ जाता है, पॉल को निमोनिया हो जाता है। तब उनको लगता है कि नहीं, मैं गलत कर रही हूँ, मुझे अपने बच्चे पर ध्यान देना चाहिए, और वो पॉल की बहुत ज़्यादा देखभाल करती हैं। पॉल रिकवर हो जाता है, ठीक हो जाता है, और इस ड्यूरेशन में मदर और सन के बीच में बहुत अच्छे रिलेशंस डेवलप हो जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे को सब कुछ शेयर करने लगते हैं। कुछ टाइम के बाद जो पॉल है वो मिरियम से मिलता है। मिरियम एक फार्मर की बेटी है जो उनके नेबर में रहती है, एंड एक्चुअली ही फॉल्स इन लव विथ हर, दे लाइक ईच अदर। अब पॉल थोड़ा टाइम मिरियम के साथ में बिताने लगता है, जो मिसेस मॉरल को पसंद नहीं आता है, और मिसेस मॉरल पॉल को हमेशा डिस्करेज करती हैं मिरियम के साथ रिलेशन को रखने के लिए। वो हमेशा मना करती हैं, डैट शी इज़ नॉट अ गुड गर्ल, शी इज़ नॉट योर टाइप, एट्सेट्रा। अब इधर पॉल जो है वो भी बहुत अच्छे रिलेशन, मतलब अपना 100% अपनी मिरियम को नहीं दे पाता है, क्योंकि अपनी मदर से भी वो बहुत अटैच है, और वो उनके अगेंस्ट में कुछ कर नहीं सकता, बिकॉज उसने देखा है कि मेरी मदर को मेरे फादर ने बहुत ज़्यादा हेलिश लाइफ दे रखी है। मेरा बड़ा भाई जिससे मेरी मदर बहुत अटैच थी, उनकी डेथ हो गई है, और अब अगर मैं अपनी मम्मा को कुछ ज़्यादा पेन दूंगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इसलिए वो अपनी मदर को की बात मानता है, और फिर मिरियम से थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस करने लगता है। मिरियम भी समझती है कि जो पॉल है उसका बहुत अटैचमेंट अपनी मदर के साथ में है, और वो अपने मदर के अगेंस्ट में नहीं जाएगा, बट शी ट्राइज़ हर बेस्ट कि किसी भी तरीके से हमारा प्यार बना रहे, ब्रेकअप नहीं हो। मिरियम की एक फ्रेंड है क्लारा, पॉल क्लारा से भी मिलता है, और वो उससे बहुत अट्रैक्ट हो जाता है। क्लारा इज़ मैरिड वुमन, शी हैज़ 2 kids, but due to some reasons she has separated with her husband. डिवोर्स होने वाला है, बट स्टिल क्लारा डिवोर्स देना नहीं चाहती है, रीज़न क्या है नहीं पता है। शी इज़ ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग फेमिनिस्ट। क्लारा से पॉल अपने सारी बातों को बताता है, अपनी मदर की भी कंडीशन को, अपने मिरियम के साथ उसकी रिलेशन को। क्लारा उसे समझाती है डैट दे शुड हैव सम फिजिकल रिलेशन, मीन्स मिरियम एंड पॉल, सो देयर रिलेशन विल बी मोर स्ट्रॉन्गर। पॉल ट्राई करता है, पर उसे अपनी मदर के प्रेशर की वजह से वो रिलेशंस उनके अच्छे बन नहीं पाते हैं, और फाइनली उनका ब्रेकअप हो जाता है। ब्रेकअप के बाद पॉल क्लारा से ज़्यादा अटैच हो जाता है। क्लारा
एंड दे डेवलप सेक्सुअल रिलेशंस एज वेल। क्लारा यूज़ भी करती है पॉल को क्योंकि वो उससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, और एक्चुअली इडिपस कॉम्प्लेक्स अगर रिजॉल्व नहीं होता है तो सन या जो एडल्ट मैन है वो यूजुअली हमेशा एडल्ट्रे मीन्स अपने से ज़्यादा बड़ी एज की वुमेन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और सेम यहाँ पर भी होता है। और ये लॉरेंस की लाइफ में भी हुआ था। लॉरेंस भी अपनी बचपन की गर्लफ्रेंड को छोड़ करके किसी टीचर के साथ में उनका अटैचमेंट हो गया था, अपने प्रोफेसर की वाइफ के साथ अटैचमेंट हो गया था। तो यहाँ पर भी सेम यही होता है। मैंने बताया ही है कि ये बहुत ऑटोबायोग्राफिकल, इट इज़ अ ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल। फिर इधर मिरियम अलग हो चुकी है पॉल से, क्लारा और पॉल के रिलेशंस अलग से चल रहे हैं। मदर मिसेस मॉरल बीमार पड़ जाती हैं, पॉल फिर से क्लारा से बिगड़ जाता है और बहुत सारा समय अपने मदर की देखभाल में बिताता है। बहुत वो दुखी भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो अपनी मदर से बहुत अटैच्ड है, पर उनका पेन मतलब शी डज़ नॉट रिकवर, और उनका पेन समय के साथ में बढ़ता जाता है। फिर एक दिन जब वो बहुत दर्द में होती हैं तो पॉल और उसकी सिस्टर उनको पेन किलर की ज़्यादा डोज दे देती है, जिससे कि उनकी डेथ हो जाती है। अब डेथ के बाद में पॉल एकदम अकेला हो जाता है क्योंकि वो अपनी मदर से बहुत अटैच था, उसकी लाइफ में कोई है नहीं। मदर से अटैच होने के कारण उसके फादर से अपने रिलेशंस बहुत अच्छे बने नहीं। मिरियम जा चुकी है, वो क्लारा के पास जाता है, क्लारा से बात करने के लिए, थोड़ा सा अपने आप को रिकंसाइल करने के लिए, लेकिन वहाँ पे उसे पता चलता है कि क्लारा ने अपने हस्बैंड के साथ चली गई है। नाउ ही हैज़ नो ऑप्शन। एक दिन चर्च में मिरियम उसको मिल जाती है, मिरियम उससे बातें करती है और उसको बोलती है कि हम शादी कर सकते हैं। तो पॉल, जिसने अपने मम्मी पापा के इतने मैरिड लाइफ को देखा इतने करीब से, जो इतनी हार्श थी कि उसे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वो मना कर देता है, कहता है कि नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। तो क्लारा बोलती है, मिरियम बोलती है, ओके इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैरिंग देन देयर इज़ नो मीन्स टू बी विथ यू, और वो चली जाती है। एंड में दिखाते हैं कि पॉल एकदम अकेला हो चुका है, उसका कोई साथी नहीं है, कोई भी जिसके साथ वो अपनी कंपनी ले सके, जिसके साथ वो टाइम स्पेंड कर सके या अपने दिल की बात बता सके, क्योंकि मिरियम और मिसेस मॉरल दोनों ही नहीं है उसकी लाइफ में। फिर दिखाते हैं जो लास्ट का एंड सीन है कि वो भी माइन में काम करने के लिए चला जाता है। ये नॉवल है, बहुत ही टचिंग नॉवल है। पॉल अकेला नहीं है जिसके साथ ऐसा होता है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें इस तरीके की प्रॉब्लम्स को देखना पड़ता है। अगर फैमिली का माहौल अच्छा नहीं है तो बच्चों में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती है। सब बोलते हैं, फ्राइड जी ने भी कहा है और बहुत सारे साइको एनालिस्ट और साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि चाइल्डहुड प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनीवन्स लाइफ। जैसा कोई बच्चा बचपन अपना देखता है बिल्कुल वैसा ही वो बनता है, उसके मतलब वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो इंस्टिंक्ट्स उसको बचपन से ही मिलती हैं। पॉल के साथ भी यही हुआ, उसे मैरिज में बिल्कुल भी बिलीव नहीं था। क्योंकि उसके मम्मी पापा की अच्छी मैरिज नहीं थी। मदर से ज़्यादा अटैचमेंट होने के कारण वो मिरियम के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं बना सका। क्लारा जो कि उससे एज में बड़ी थी, उससे उसके रिलेशन अच्छे बने, लेकिन वो फॉर टाइम बीइंग थे बिकॉज शी वॉज मैरिड, शी हैड टू किड्स, तो वो तो अपने लाइफ को देखेगी। ये नॉवल ये बताती है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स मतलब पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा इंटरफेयरिंग अपने बच्चों की लाइफ में नहीं होना चाहिए, उनको डेवलप होने देना चाहिए। और ये जो कॉम्प्लेक्स है जिसको फ्राइड ने बताया है इडिपस कॉम्प्लेक्स के नाम से, इट शुड ऑल्सो बी रिजॉल्व विद टाइम। पेरेंट्स को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपने बच्चे की लाइफ में, एंड देयर रोल शुड बी पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। अपने अटैचमेंट के लिए अपने बच्चे की लाइफ को ऐसे जगह पर लाके खड़ा कर देना इज़ नॉट करेक्ट। इसलिए लिटरेचर इसलिए लिखा जाता है दैट वी शुड रीड इट थॉरोली, एंड इफ़ वी हैव एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम देन वी शुड ट्राई टू रिजॉल्व इट। ऐसा नहीं है कि वी कैन नॉट चेंज, वी कैन चेंज एनीथिंग। So thank you. Keep watching. Please do like and subscribe.